नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे जो एनटीए यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस में भी है। एग्ज़ाम में इन्हीं प्रवृत्तियों को कई बार ऑप्शन देकर सही प्रवृत्तियाँ चूज़ करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो कई बार इन प्रवृत्तियों को वाक्य के रूप में पूछा जाता है। अगर हमें इन आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो हैं इनकी अच्छी समझ होगी तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आए हमें परेशानी नहीं होगी, हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ करने से पहले हम इनकी भूमिका देख लेते हैं। तो आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ मानी जा सकती हैं। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। तो ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप ध्यान में रखें। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना समीचीन प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाए जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का पहला पॉइंट है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः की यहाँ पे दोस्तों की नहीं आएगा, तो वस्तुतः इन ग्रंथ में तथ्य कम हैं, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वो तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध नहीं है, इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना या बताना या लिखना, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किया है। यही कारण है कि ऐतिहासिकता का इन ग्रंथों में अभाव है। दोस्तों, ऐतिहासिकता का अभाव का तात्पर्य ये है कि रासो साहित्य में कवियों ने अपनी कल्पनाओं को अधिक महत्व दिया है और इतिहास के जो तथ्य हैं और सत्य हैं उनको उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। आदिकाल प्रवृत्तियों का दूसरा पॉइंट करेंगे, युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथ में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने अस्त्रदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे, अर्थात युद्ध करते थे। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है, मतलब खुद की अनुभूति है। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण एक सशक्त रचना मानी जा सकती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। इसी तरह आगे करेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वो अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखें। ये लाइन ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है चंद्रबरदाई की है। तो इस रचना को रामचंद्र शुक्ल ने
पूरा का पूरा ग्रंथ ही जाली कह दिया है। और इसी तरह खुमान रासों और परमाल रासों को भी अप्रमाणिक माना है, इसकी प्रमाणिकता में संदेह किया है। अगला करेंगे, चौथा है वीर एवं श्रृंगार रस की प्राधान्यता। रासो ग्रंथ में भी सभी रस का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास हो गई है, इसमें ही नहीं आएगा दोस्तों, हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं उद्दम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, मिलना संभव है। पृथ्वीराज रासो में से अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए नियमित लड़े जाते थे। मतलब कि उस टाइम कवि अपनी शौर्य प्रदर्शन के लिए भी और स्त्रियों से, सुंदर स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णन का भी समावेश इन काव्य ग्रंथों में किया गया है। अगला करेंगे, पांचवा अश्रदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कवि कहे जाते हैं और अपने अश्रदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने अश्रदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक मतलब झूठा, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर किया है वर्णन। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचना है, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। मतलब कि वो जो चारण कवि थे अपने अश्रदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी खुशामद करते थे, मतलब उनकी झूठी तारीफ करते थे। इस तरह से आगे करेंगे, संकुचित राष्ट्रता। इस काम में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्य में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 20-10 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। यहाँ पे अभाव आएगा, अभाव था आएगा यहाँ पे। यदि इन शासकों ने अपने शूद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर, इकट्ठे होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परितंत्र न रहना पड़ता। तो इसी तरह अगला करेंगे, कल्पना की प्रचुरता। यहाँ पे क्या आएगा, प्रचुरता। तो चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र की है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावली एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना एवं कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने अश्रदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी करा दी गई है। तो चारण कवि ज़्यादातर अपनी रचनाओं में कल्पना को ही शामिल करते थे, जिस वजह से उनकी रचनाओं में इतिहास सत्य की अवहेलना की है। जो सत्य को उन्होंने सत्य को अपने रचनाओं में नहीं लाया है। तो चलिए इस तरह अगला करते हैं,
विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथ में मंदों की विविधता परिलक्षित होती है। यहाँ मंदों नहीं, छंदों, छंद आएगा यहाँ पे दोस्तों, छंद। तो छंदों की विविधताओं परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के ना तो परिवर्तित साहित्य में मिलती है ना पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अपने छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाही, पदधारी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि। ये सारे छंद का प्रयोग हुआ है। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट एवं उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। तो ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप इनको ध्यान रखें। तो अगला करेंगे डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपनी और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने अपने ग्रंथ में किया है उसे डिंगल नाम कहा गया है। और इस प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और व्रज भाषा के मिलने से बनी जो भाषा है उसको पिंगल कहा गया है। जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया है। वीर रस के भाव को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन काव्य ग्रंथों में प्रचुर मात्रा से किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। डिंगल भाषा उनको कहा गया है जो राजस्थानी भाषा से मिलकर बनी है, और पिंगल भाषा किसको कहा गया है, जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है, उनको पिंगल भाषा कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला करेंगे अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसे हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथ में मिलता है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की ही प्रधानता रही है। तो चारण कवियों ने अपनी साहित्य में अलंकारों को बहुत यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं। अगला करेंगे आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तदयुगीन परिस्थितियों की ही देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वहाँ अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मक, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हम एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं।